नंद कुमार सिंह जी चौहान की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता है। नंद कुमार सिंह चौहान केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनकी सम्मान था ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों के दायरे और परिधि से बहुत ऊपर उठा व्यक्तित्व था और वे एक बिरले नेता थे। उनके जाने की कमी केवल भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है ऐसा नहीं है। इस पूरे मालवा निमाड़ के लोग और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो नंद कुमार सिंह जी चौहान के जाने से बहुत दुखी हैं। चुनाव में टक्कर तो हमेशा होती है, अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता के दिलो दिमाग में होता है। किसके पक्ष में फैसला करना है वो जनता का विशेष अधिकार है। जनादेश मतादेश देना जो है वो जनता जनार्दन के हाथ में है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम करा है और भारतीय जनता पार्टी, मैं चूँकि मुझे भी उस चुनाव में मेरा खंडवा हेडक्वार्टर था और मुझे लग रहा है कि इस संसदीय सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों में मैं होकर आया हूँ और होकर नहीं आया हूँ, काम करके आया हूँ। हर कार्यकर्ता का भिन्न प्रकार का काम होता है। सभाओं के माध्यम से मैंने अन्य विधानसभाओं में विषय रखा, विशेषकर जो खंडवा जिला की 3 विधानसभाएं वहाँ पर मीडिया का भी पूरा काम संभाला है। तो जो जनता का मुझे लग रहा है कि रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के मूड में है। एवरीवन, दिस इज राहतुल्ला फ्रॉम इंडिया स्टेट्स टाइम्स। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री उमेश जी शर्मा, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और हाजिर जवाबी के लिए भी साथ ही साथ, तो आज जो हमारा इनसे मिलना हुआ है वो एक मुद्दे को लेकर हुआ है जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 सीटों को लेकर चुनाव होने जा रहा है। 3 तो विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट है खंडवा की। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे इंडिया स्टेट टाइम में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये था कि नंद कुमार जी चौहान, स्वर्गीय श्री नंद कुमार जी चौहान, जो कि एक कद्दावर नेता के रूप में खंडवा के जाने जाते हैं और 1996 से 2019 तक एक दमदार रूप में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रतिनिधित्व किया। और अभी हम देखें कि पाटिल साहब को खंडवा के लिए बीजेपी के रूप से उतारा गया, तो क्या लगता है आपको कि क्या पाटिल, ज्ञानेश्वर पाटिल साहब उस तरीके से पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे जिस तरीके से नंद कुमार जी चौहान थे? और हमको ये भी सुनने में आया कि 4 लोगों के नाम इसमें चल रहे थे रेस में, क्योंकि ये खंडवा सीट एक कड़ी टक्कर की खेल थी। जैसे कि 4 नाम थे, एक तो हमारी अर्चना चिटनिस और सेकंड नाम था उनके बेटे हर्ष चौहान और थर्ड पे अपने कृष्ण मुरारी मोघे जी। तो ऐसी क्या कंडीशन बनी कि आपने सीट के लिए हाईकमान ने उन्हें चुना, ज्ञानेश्वर पाटिल साहब? सर, एक तो नंद कुमार सिंह जी चौहान की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता है। नंद कुमार सिंह चौहान केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनकी सम्मान था ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों के दायरे और परिधि से बहुत ऊपर उठा व्यक्तित्व था और वे एक बिरले नेता थे। उनके जाने की कमी केवल भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है ऐसा नहीं है। इस पूरे मालवा निमाड़ के लोग और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो नंद कुमार सिंह जी चौहान के जाने से बहुत दुखी हैं, आहत हैं और बहुत सारी दिल में लोगों के कसक है कि आज नंदू भैया हमारे बीच नहीं है। अब दूसरा जो आपका मौजू प्रश्न था, आपने कहा था कि बहुत सारे नाम थे। ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी है, एक बड़ा परिवार, एक बड़ा कुनबा है और यहाँ पर एक समान योग्यता वाले बहुत सारे नेता हैं। अर्चना चिटनिस जी थी, माननीय मोघे जी का नाम था, नंद कुमार सिंह जी चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन चौहान जी का भी नाम था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के खंडवा के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल जी हैं, उनके नाम पर भी विचार करा गया था और अशोक पालीवाल जी हैं हमारे, उनके नाम पर भी विचार हुआ था। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी रहे हैं तोमर जी, राजपाल जी, उनके नाम पर भी विचार हुआ था और भी बहुत सारे नाम थे जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने विचार करा। गुणदोष के आधार पर विचार होता है, बहुकोणीय दृष्टिकोणों से विचार करा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल जब अपने नुमाइंदे की ताजपोशी के लिए अंतिम नाम तय करता है तो बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं। उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, पार्टी के प्रति समर्पण देखा जाता है, उसकी योग्यता समझी जाती है, जनता के बीच में उसका जनाधार क्या है।
और लगभग इन सारे मापदंडों पर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 19 से 20 होते हैं, फिर अंततः सारी चीज़ों का विचार कर कर किसी एक नाम को फाइनल किया जाता है। ज्ञानेश्वर पाटिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे कामयाब अध्यक्ष रहे हैं कि जिनके जल रचना और संरचना के लिए हुए काम को देखने के लिए राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम खुद आए थे और ज्ञानेश्वर पाटिल की पीठ थपथपा कर गए थे। यह हिंदुस्तान का एक इतिहास है कि कोई राष्ट्रपति जिला पंचायत अध्यक्ष के काम को देखने आए। तो बहुत सारे नामों पे विचार करके ज्ञानेश्वर पाटिल जी को चुनाव में उम्मीदवार बनाया था और अब कल इसका मतदान होने वाला है। जिस समय हम इंटरव्यू ले रहे हैं आज 29 अक्टूबर है, कल 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को इस खंडवा बुरहानपुर जो संसदीय हमारी सीट है इसका मतदान है और भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से 4 कदम आगे खड़ी हुई है। सर लेकिन सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है, कड़ी टक्कर है, और बीजेपी से कांग्रेस लगभग 2 लाख वोटों से विजित होने का दावा कर रही है। कितनी सत्यता है इसमें से? देखिए, चुनाव में टक्कर तो हमेशा होती है। अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता के दिलो दिमाग में होता है। किसके पक्ष में फैसला करना है वो जनता का विशेष अधिकार है। जनादेश मतादेश देना जो है वो जनता जनार्दन के हाथ में है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम कराए और भारतीय जनता पार्टी, मैं चूंकि मुझे भी उस चुनाव में मेरा खंडवा हेडक्वार्टर था और मुझे लग रहा है कि इस संसदीय सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों में मैं होकर आया हूँ और होकर नहीं आया हूँ, काम करके आया हूँ। हर कार्यकर्ता का भिन्न प्रकार का काम होता है। सभाओं के माध्यम से मैंने अन्य विधानसभाओं में विषय रखा, विशेषकर जो खंडवा जिला की 3 विधानसभाएं वहाँ पर मीडिया का भी पूरा काम संभाला है। तो जो जनता का मुझे लग रहा है कि रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के मूड में है। और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से इस चुनाव में जीतेगी, ये मेरी बात रखिए। और मुझे लग रहा है कि ये 3 लाख वोट है, हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक थोड़ा सा सर टिपिकल क्वेश्चन है कि बीजेपी पर वर्तमान में एक आरोप लगता आ रहा है खरीद फरोख्त का, और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि खंडवा में जो जनसंपर्क रैली थी उसमें कांग्रेस विधायक कहते हुए सुने गए कि बिक गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिक वो जाता है जो खरीदा जाता है। तो क्या बीजेपी खरीद फरोख्त का काम करती है और स्पेशली खरीद का? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप किसी की पेशानी पर गुदवा कर नहीं भेजते हैं कि जो ताउम्र इस राजनीतिक दल के साथ काम करना है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 15 महीने की सरकार थी। 15 महीने की सरकार में उनके अपने विधायकों के जो अनुभव थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। कमोबेश जितने विधायक अभी 27 महीने में 27 विधायक लगभग कांग्रेस पार्टी को ओके टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। और प्रत्येक विधायक की पीड़ा यही थी कि वो कमलनाथ जी के पास अगर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जाते थे तो 2-3 मिनट का समय कमलनाथ जी देते थे और उसके बाद कह देते थे कि चलो 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 चलो। तो ये जो चला चली की बेला कमलनाथ जी ने कराई थी, इस चला चली की बेला के कारण चलने और चलाने वालों की लंबी तादाद इकट्ठी हो गई है। और जहाँ तक बेचने और खरीदने का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विधायक बिकाऊ होता है। कांग्रेस पार्टी का ये तो जो आरोप है ये राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में असंतोष है, उनके विधायकों में असंतोष है। सागर का विधायक तरवर लोधी वहाँ मंच पर खड़ा होकर जार जार रो रहा है। अभी बड़वाह के विधायक हैं सचिन बिरला जी, वो जब पार्टी छोड़कर आए तो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया यही दी थी कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। और कोई भी समझदार जनप्रतिनिधि होगा वो यही चाहेगा कि वो सरकार के साथ रहे जो सरकार में है, उस पार्टी के साथ रहे कि जो सरकार में। अब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है। विधायकों के ऊपर एक दबाव ये होता है कि वो अपने क्षेत्र का समुचित विकास करवाएं। स्वाभाविक रूप से हम तो राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं करते, पर अगर विपक्ष का विधायक होता है तो उसके काम में लेतलाली हो सकती है, ऐसा उसका मानना होता है। तो इस कारण विधायक चले आते हैं। और शिवराज जी का जो अंदाज है वो बड़ा जादुई नेता है हमारे, और उनमें एक सम्मोहन है, इसलिए लोग चले आते हैं उनके पास। अच्छा सर, बीच में आपने अभी एक बात बोली है विकास। सर एक आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, पेट्रोल 60 से 120 और आगे भी संभावनाएं बढ़ने की, तो क्या आप डिफाइन करेंगे विकास को? एक समय ऐसा भी था कि ये पेट्रोल 20 रुपये लीटर मिलता था। एक समय ऐसा भी था कि पेट्रोल 2 रुपये, डीजल 2 रुपये लीटर मिलता था।
एक दौर ऐसा भी था कि सोना 500 रुपये तोला का था, जो आज 50,000 रुपये। एक समय ऐसा भी था कि 200 रुपये क्विंटल के अंदर गेहूं मिल जाता था। तो महंगाई जो होती है, कोई भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि इसके आगे उसको जाना रोक देंगे। पेट्रोल डीजल का जहाँ तक बात है कि जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी, 2.37 लाख हजार करोड़ के इन्होंने पेट्रोबाट जारी करे थे, और उसके अंदर लिखित करारनामा ये था कि जो सरकार रहेगी वो सरकार इसका भुगतान करेगी, इसका चुकारा करेगी। उसके बाद लगभग इन्होंने 3-3.5 लाख हजार करोड़ की पेट्रोल डीजल की सब्सिडियां बांटी थी। ये जो सारा खजाना इन्होंने लुटाया था पेट्रोल डीजल का, एक तो वो पाप भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ रहा है, और फिर ये होता है कि क्रूड ऑयल जो है वो जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतों पे उतार चढ़ाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण इन कीमतों का निर्धारण होता है। तो इस कारण ये थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, पर केवल पेट्रोल डीजल की महंगाई के आधार पर हम सरकार का मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष का चौतरफा विकास हो रहा है, और ये जो विकास हो रहा है ये आधारभूत संरचना में भी हो रहा है, सैन्य सामग्रियों के मामले में भी हो रहा है। भारत के सैन्य बल को मजबूत करा गया है, भारत के विदेशी व्यापार को मजबूत करा गया है। तो मुझे लग रहा है कि आज इस कोरोना के संकट काल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 80 करोड़ जरूरतमंदों तक निःशुल्क राशन पहुंचाया, और 1-2 महीने का नहीं 5-5 महीने का राशन निःशुल्क रूप से पहुंचाया गया है। तो कोरोना के काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं। हमने जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में कोई ये कमाल नहीं कर पाए, बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पाए। भारत जैसे देश ने ये करके दिखाया है कि हमारे यहाँ हमने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करा है। तो कहीं ना कहीं अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार उसको सुविधाओं का भी विस्तार करती है। सर, अगला मेरा जो सवाल था आपसे, आपने जैसा कि बोला कि मैं भी मानता हूँ और आम जनता भी मानती है कि बीजेपी एक गुड गवर्नेंस है और अच्छी सरकार है, इसीलिए केंद्र में उसकी जो सीटें 303 के लगभग है। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होने लग जाता है कि ये वो काल है जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी, और कभी कभी वर्तमान के विधायक और सांसद लोग ऐसी तानाशाही की बात कर देते हैं। सर, कल ही आपकी फेसबुक पोस्ट पे हमने देखा कि आप कह रहे हैं कि आइए फ़ोन लगाइए, इलाज किया जाएगा। तो सर, इलाज तो उनका होता है जो बीमार होते हैं। इसके बाद मेरी फेसबुक पोस्ट पे जो आपने जिक्र करा है उसका एक शब्द शायद आपने पढ़ा नहीं है। मैं चूँकि अच्छा बात आपने पूछी और मेरे भी मन की बात है, मैं आपको वो फेसबुक की जो पोस्ट है वो पढ़ के ही बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, खंडवा उपचुनाव के भाजपा कार्यकर्ताओं मस्त और बेफिक्र रहो। मस्त है ना, मस्त और बेफिक्र। हमारा कार्यकर्ता है, इतने दिनों से काम कर रहा है, हमने उसको कहा कि चिंता मुक्त रहो, बेफिक्र रहो। और अगली लाइन लिखी है, निष्पक्ष मतदान के लिए। ऐसा नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए, इसमें लिखा है निष्पक्ष मतदान के लिए मैदान संभालो। राय बराबर भी तकलीफ आए। तकलीफ किन से आती है? जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, जो लोग वहाँ शराब बांटना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पर प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता पर क्या है कि वहाँ भय और दबाव भी बनाया जाता है कई गाँव में। तो भय और दबाव नहीं आए, राय बराबर भी तकलीफ आए तो मुझे फ़ोन करना, 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू है। और ना झुकना ना डरना, डरना भी नहीं और झुकना भी नहीं। और क्या लिखा है? पहला लिखा है कि ना गलत करना। मैंने गलत करने का हिमायती नहीं बना, मैंने कहा कि ना गलत करना और ना गलत सहना। ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। और मैंने कहा है कि भाजपा 3 लाख वोटों से जीतेगी और तो जीतेगी। सर, इस पर डरना लिखा है कि डरना, तो डरना किससे नहीं? डरना होता है, चुनाव में होता है। राजनारायण पुरनी जी के बारे में आप जानते नहीं है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, बड़े बाहुबली है। वहां उनका बहुत भय है, उनका आतंक है। उनकी जो हवेली है, उनका जो रजवाड़ा बना हुआ है, करोड़ों रुपए की हवेली में रहते हैं। लठेत कारिंदे पाल रखे, उनने जागीरदार है, वहां के जमींदार हैं। लाठी के बल पर वो और उनकी पीढ़ियां राज करती रही है। वहां का बहुत लठेत खानदान है, वो लोगों को उठवा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से डरना पड़ता है। ऐसे बाहुबली के आगे हमारा छोटा सा गांव का आदिवासी कार्यकर्ता हमारा, वो बेचारा डरता है कि जिसकी पीढ़ियां उसके यहाँ हुक्का पानी भरा करती थी राजनारायण पुरनी जी की, और उसके खिलाफ अगर हमारा कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरा है तो राजनारायण दाई का, वहाँ पर दाई जी का बहुत बड़ा आतंक है, गुंडागर्दी है उनकी, वहाँ बहुत बाहुबली है वो।
कम से कम 1500 तो लठे तो उनके यहाँ नौकरी करते। तो ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरे, ये मैंने गुजारिश करी है। जी सर, जिस उमेश जी के रूप की मुझे आवश्यकता थी, जिस आंसरिंग की, वो मुझे लगता है कि मुझे मिल चुकी है। नहीं, तो सही बोल रहा हूँ मेरा भाई, बहुत सही बोल रहा हूँ। मैंने चुनाव देखा है, कम से कम 100, 200, 250 फोन तो 2 दिन में मेरे पास आ गए हैं और मुझे भयभीत और दबाव बनाने का प्रयास करा है। मैं तो बहुत खुला चोट लड़ा हूँ। मैंने राजनारायण पुर्णी जी की पूरी कुंडली खोलकर बताई है कि कैसी कैसी बातें वो बोलते थे। मेरी फेसबुक पर डली है सारी चीजें, किस तरह की भाषा वो बोलते रहे हैं। अरे जो आदमी अरुण यादव को तानाशाह बोलता है, जो अरुण यादव को बोलता है कि अरुण यादव डिक्टेटर है, जो जातिवादी बातें करते हैं, आपने अभी राजनारायण पुर्णी जी का असली रूप देखा नहीं है। ये तो क्या है, अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है, चुनाव लड़ रहा है, इसलिए इतनी नरम बात कर रहा है। खूंखार आदमी है, खूंखार। बहुत अच्छा आंसरिंग सर मुझे प्राप्त हुआ, तो उसके लिए उमेश जी शर्मा का मैं अपने इस न्यूज़ चैनल इंडिया स्टेट्स टाइम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।